सोचिए अगर सीखना सिर्फ इनाम पाने की कोई मशीन जैसी प्रक्रिया ना हो, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर छिपे हुए नक्शे बनाने की एक कला हो। आज की इस चर्चा में हम एडवर्ड सी टोलमैन के उस क्रांतिकारी साइन लर्निंग सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे जिसने मनोविज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी। हम समझेंगे कि कैसे उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का पूरा ढांचा वास्तव में काम करता है और हमारे सीखने के तरीके को परिभाषित करता है। टोलमैन ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही थी। उनके मुताबिक हमारा दिमाग किसी पुराने जमाने के टेलीफोन एक्सचेंज की तरह बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक मैप कंट्रोल रूम की तरह है। और ये विचार 1920 के दशक के उस दौर में किसी धमाके से कम नहीं था, जब मनोविज्ञान में केवल कठोर व्यवहारवाद का ही बोलबाला था। तो चलिए सबसे पहले इस संज्ञानात्मक विद्रोह को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे मनोवैज्ञानिक विज्ञान में ये बड़ा बदलाव आया। उस समय जो कठोर व्यवहारवाद था वो बस अंधी मांसपेशियों की गति पर टिका था। मतलब एक उद्दीपन या स्टिमुलस आया और स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया हो गई। इसे मॉलिक्यूलर व्यवहार कहते थे। लेकिन टोलमैन ने इसे सिरे से नकार दिया। उन्होंने अपना मोलर दृष्टिकोण सामने रखा। उनका साफ कहना था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच हमारा दिमाग काम करता है, एक पूरी आंतरिक प्रक्रिया होती है। व्यवहार कभी भी अंधा नहीं होता, बल्कि वो हमेशा अर्थपूर्ण और किसी न किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। उनके चूहों और भूल भुलैया वाले मशहूर प्रयोगों ने ये साबित कर दिया कि कोई भी जीव केवल रोबोट की तरह काम नहीं करता। किसी स्टिमुलस के मिलने और उस पर एक्शन लेने के बीच सिर्फ कोई बाहरी इनाम काफी नहीं होता। इसके लिए हमारे अंदर एक पूरा सिस्टम काम करता है। एक सैद्धांतिक संरचना होती है जो आसपास के सुरागों को समझती है और फिर तय करती है कि आगे क्या करना है। अब सवाल यह है कि इस नए मॉडल को हम परिभाषित कैसे करें। चलिए उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद के मुख्य शब्दों को डिकोड करते हैं। उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का सीधा सा मतलब है कि हमारा हर व्यवहार किसी न किसी अर्थ और इरादे से जुड़ा है। कोई भी एक्शन बिना सोचे समझे नहीं होता, बल्कि यह एक लगातार चलने वाला लक्ष्य उन्मुख प्रयास है। जीव या तो किसी अच्छी चीज की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है या फिर किसी बुरी चीज से दूर जाने की, और इसी स्पष्ट इरादे के कारण इसे उद्देश्यपूर्ण कहा गया। अब क्योंकि हम किसी के विचारों या अपेक्षाओं को सीधे तौर पर देख नहीं सकते, टोलमैन ने मध्यवर्ती चर या इंटरवेनिंग वेरिएबल्स का एक कमाल का आइडिया दिया। हम किसी के बाहरी व्यवहार को देखकर इन अदृश्य आंतरिक प्रक्रियाओं का तार्किक अनुमान लगा सकते हैं। ये वही चीजें हैं जैसे हमारी उम्मीदें या हमारे छिपे हुए मकसद, जो हमारे दिमाग के उस जटिल कंट्रोल रूम को चलाती हैं। और इसी कंट्रोल रूम में बनते हैं संज्ञानात्मक मानचित्र या कॉग्निटिव मैप्स। ये हमारे दिमाग के अंदर के वो नक्शे हैं जो हमें अपने आसपास के माहौल को समझने में मदद करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं मानसिक नक्शों की मदद से हम हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे छोटा या आसान रास्ता चुन पाते हैं। अगर हमारा नियमित रास्ता अचानक बंद हो जाए तो हम भ्रमित होकर रुक नहीं जाते, बल्कि तुरंत अपने दिमाग का नक्शा इस्तेमाल करके दूसरा सबसे अच्छा रास्ता खोज लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द 3 साइन गेस्टाल्ट के जरिए ये सीखने की पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। टोलमैन के मुताबिक सीखने के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला है सिग्निफिकेंट, यानी हमारा मुख्य लक्ष्य या वो परिणाम जो हम चाहते हैं। दूसरा है साइन, या वो संकेत जो हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। और तीसरा है मीन्स एंड रिलेशंस, यानी वो आंतरिक विचार जो उस संकेत को हमारे लक्ष्य से तार्किक रूप से जोड़ता है। जैसे मान लीजिए एक कैफे का बोर्ड देखना एक साइन है, कॉफी पीने की इच्छा हमारा सिग्निफिकेंट है, और ये समझना कि अंदर जाने से कॉफी मिलेगी वो मीन्स एंड रिलेशन है। और यहां पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। टोलमैन ने बताया कि सीखने के लिए किसी बाहरी सुदृढ़ीकरण या इनाम का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जी हां, हमारे दिमाग सिर्फ चीजों को आपस में जोड़कर ही नक्शे बना लेता है। इनाम तो बस हमें उस सीखी हुई चीज को बाहर दिखाने के लिए प्रेरित करता है। इसे लेटेंट लर्निंग या गुप्त शिक्षा कहते हैं, जहां सीखना तो अंदर ही अंदर हो जाता है, पर वो तब तक नहीं दिखता जब तक उसे प्रदर्शित करने का कोई ठोस कारण ना हो। इस आधार पर टोलमैन ने सीखने की प्रक्रिया को अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से 6 प्रकारों में बांटा। आइए उन पर नजर डालते हैं। ये 6 प्रकार हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे अनुकूलन करता है। पहला है कथेक्सिस, जहां हम किसी बुनियादी जरूरत को किसी खास चीज से जोड़ लेते हैं, जैसे भूख लगने पर किसी खास डिश का याद आना। दूसरा है समतुल्य विश्वास, जब रास्ते का कोई छोटा पड़ाव हमें मुख्य लक्ष्य जितना ही जरूरी लगने लगता है। फिर आती हैं फील्ड अपेक्षाएं, जो हमें बताती हैं कि कौन सा काम करने से क्या नतीजा मिलेगा।
ये हमारे मानसिक नक्शे बनाने के लिए बहुत जरूरी है। फील्ड अनुभूति मोड हमारी धारणाओं को व्यवस्थित करके समस्याओं को सुलझाता है। ड्राइव भेदभाव से हम पहचानते हैं कि हमें असल में किस जरूरत को पूरा करना है। और आखिर में मोटर पैटर्न, जहां हम अभ्यास के जरिए नई शारीरिक गतियों को संकेतों के साथ जोड़ते हैं। तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली, लेकिन इसका आज के समय में क्या महत्व है? आइए इसके शैक्षिक और ई लर्निंग निहितार्थों पर बात करते हैं। अगर हम इन सिद्धांतों को आज की ई लर्निंग या डिजिटल शिक्षा में लागू करें तो यह साफ हो जाता है कि रट कर याद करने से कुछ खास नहीं होने वाला। सीखने का अनुभव हमेशा लक्ष्य केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अगर हम वास्तविक दुनिया के उदाहरणों और ब्रांचिंग परिदृश्यों का उपयोग करके फील्ड अपेक्षाएं बनाएं तो सीखने वालों के लिए वो मानसिक नक्शा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता ही खोजेगा। तो एक आधुनिक डिजाइनर के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? बस 3 व्यवहारिक कदमों को अपनाएं। सबसे पहले सिग्निफिकेंस स्थापित करें, यानी सीखने का स्पष्ट परिणाम तय करें। फिर साइन पेश करें, यानी वो संकेत दें जो एक्शन को ट्रिगर करें। और अंत में मीन्स एंड रिलेशंस को सुविधाजनक बनाएं, ताकि सीखने वाला खुद उन संकेतों और लक्ष्य के बीच का तार्किक कनेक्शन बना सके। ये तरीका सीधे हमारे दिमाग की उद्देश्यपूर्ण प्रकृति पर काम करता है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम सबके सामने आता है। आज के आधुनिक शैक्षिक वातावरण में क्या डिजाइनर केवल मशीन की तरह काम करने वाले संकेत बना रहे हैं, या क्या वे वास्तव में शिक्षार्थियों को मजबूत संज्ञानात्मक मानचित्र बनाने में मदद कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ अंधी प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, या अर्थपूर्ण सीखने के लिए दिमाग के उस अद्भुत मैप कंट्रोल रूम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? जरा सोचिएगा।